हाँ, तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस की प्रॉपर्टीज और गैस के बिहेवियर के बारे में हमको डिस्कस करना है। और रेडिएशन एक अलग टॉपिक है। रेडिएशन में हमको किसके बारे में पढ़ना है? थर्मल एनर्जी के बारे में। थर्मल थर्मल एनर्जी जो होती है वो किसके फॉर्म में मतलब ट्रांसमिट होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो रेडिएशन एक अलग टॉपिक है। इसमें हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, स्टेफन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया रेडिएशन अलग टॉपिक। पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो गैस जो मोशन की वजह से, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। गैस जब मोशन में रहेंगी तो उसकी थ्योरी, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो गैस जब मोशन में होती है तो क्या क्या होता है? गैस के मोशन को डिस्क्राइब करना है। गैस जब मोशन में होती है तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है, उसकी वजह से गैस का एक वॉल्यूम होता है, गैस का एक वॉल्यूम होता है, गैस की वजह से प्रेशर आता है और टेम्परेचर। तो ये जो वेरिएबल है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इनसे हम गैस के बिहेवियर को अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने गैस के बिहेवियर की स्टडी किया, गैस की स्टडी की और खुद के एक लॉ बनाए जिनको हम गैसेस लॉ बोलते हैं। तो हम बात करेंगे पहले इसकी गैस लॉ की, गैस लॉज। ठीक है, तो गैस के कुछ लॉज है। तो पहला लॉ है बॉल्स लॉ। तो बॉल्स लॉ ने किसके बारे में बताया? बॉल्स लॉ। तो बॉल्स लॉ ने बताया कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है गैस का, जो वॉल्यूम होता है गैस का, क्या बोला हमने? वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में बात किया। तो सबने वॉल्यूम के बारे में बताया। बॉल्स लॉ था, फिर चार्ल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ। ठीक है, और उसके बाद में थे एवागेड्रो लॉ, एवागेड्रो। ठीक है, एवागेड्रोस लॉ। ठीक है, तो ये जो बॉल्स नाम के साइंटिस्ट चार्ल्स एवागेड्रो, इन्होंने गैस के वॉल्यूम के बारे में खास करके ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने क्या किया, मतलब बॉल्स ने क्या किया, तो गैस के टेम्परेचर को, गैस का जो टेम्परेचर होगा उसको कांस्टेंट रखा। गैस का टेम्परेचर क्या रखा? कांस्टेंट। और क्या क्या? प्रेशर को बढ़ाया। प्रेशर, प्रेशर ऊपर से प्रेशर दबाएं तो प्रेशर लगाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी चीज के ऊपर अपन प्रेशर लगाएं, किसी कंटेनर में गैस रखिए, ऊपर से अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर बोले तो टी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब हमको पता चला कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस, याद रखना वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको? प्रेशर को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो किसको? प्रेशर को। ये बात आप लोगों को याद रखना है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चार्ल्स बाबा क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। किसी कंटेनर का प्रेशर हमने कांस्टेंट रख दिया, ऊपर का प्रेशर हमने कांस्टेंट रख दिया और नीचे से क्या किया? अपने टेम्परेचर लगाया। टेम्परेचर लगाएंगे तो गैस की वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब वेल टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कब? एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखे। तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये बात याद रखना, कांस्टेंट क्या? प्रेशर बोले तो पी। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। ये बात आप लोगों को याद रखना है। हाँ सर, फिर एवागेड्रो लॉ, एवागेड्रो लॉ ने क्या बताया कि एवागेड्रो लॉ ने क्या बताया कि भैया वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम जो होता है उन्होंने प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा, ऊपर से प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा। इन्होंने गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए। गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट क्या पे? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट उन्होंने टेम्परेचर रखा टी, एंड क्या पे? प्रेशर पे, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा, प्रेशर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू किसको? नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स। ये बात आप लोगों को याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स बोले तो एन। इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये बात सबको याद रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ क्या? मोल्स। ये याद रखना।
अब इन तीनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमको एक गैस मिलेगी, ऐसी गैस जो ये तीनों लॉ को फॉलो करती होगी, तीनों लॉ को ओबे करती होगी, उस गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, आइडियल गैस की। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, तो व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या बोलते हैं, जो गैस तीनों लॉ को फॉलो करती होगी, मतलब ऐसी गैस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टेम्परेचर, सॉरी ऐसी गैस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टेम्परेचर को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसी नंबर ऑफ मोल्स को, तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। तो ऐसी गैस, द गैस विच ओबे, द गैस विच ओबे, जो किसको ओबे करेगी, गैस लॉ को, गैसेस लॉज को, गैसेस लॉ, गैस लॉज, तो उस गैस को क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। द गैस विच ओबेज गैस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस। इसका मतलब वैल्यूम ऑफ गैस, तो आइडियल गैस किसे बोलेंगे, जो तीनों लॉ को फॉलो करती होगी। तो मतलब जो गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको, टेम्परेचर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको, नंबर ऑफ मोल्स को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको, प्रेशर को, तो उस गैस को अपन क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। मतलब वो गैस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू चॉइस लॉ, जो गैस नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको, प्रेशर को, अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ। तो तीनों लॉ को फॉलो करती होगी उस गैस को अपन क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। तो बताओ पीवी इक्वल टू क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनटी होगा, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, एनटी, बराबर है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, पीवी इक्वल टू क्या, उसको हम आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर, आर एन टी। फिर आर यानी क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू इसको हम अच्छे से लिखेंगे एन आर टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या, आइडियल गैस, दिस इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, यही इक्वेशन है किसका, आइडियल गैस। फिर आर यानी क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस जगह में, वेयर क्या है, वेयर ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या बताओ, आइडियल गैस, यही इक्वेशन है किसका, आइडियल गैस का। वेयर आर यानी क्या है, यहाँ पे वेयर आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 8.314, याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये उसका यूनिट होता है 8.314। ये जो इक्वेशन, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये क्या है बताओ, यूनिवर्सल, ये क्या है, ये जो यूनिवर्सल क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। आपको आइडियल गैस की इक्वेशन समझ में आ गई, कि गैस लॉ समझ में आ गया, और इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस भी समझ में आ गया होगा। तो गैस लॉ क्या है, बोल्स लॉ, जिसमें वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर को, चार्ल्स लॉ जिसमें वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को, और एवोगैड्रो लॉ जिसमें वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स को क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वैल्यू की बातें चल रही है, ठीक है। और जो गैस इन तीनों लॉ को फॉलो करती होंगी उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। अब आइडियल गैस का इक्वेशन निकालना, तो ये निकल गया पी इक्वल टू एनआरटी, और आर यानी क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। समझ में आ गया सबको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अब बात करेंगे किसकी, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप बहुत काम की है। तो बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसे बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन, याद रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, रेशियो है किसका, तो मास ऑफ गैस टू द मोलर मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस, गैस का मास कितना है उसके मोलर मास के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मोलर मास को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोलर मास को हम एम से डिनोट करेंगे, या कई किताब में एमओ से भी डिनोट करते हैं, और मास ऑफ गैस को एम से डिनोट करेंगे। मास ऑफ गैस अपॉन में मोलर मास, ऐसा लिखो, या मास ऑफ गैस को डब्ल्यू भी लिख सकते हो और मोलर मास को एम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस बार मास ऑफ गैस को एम लिखने वाला हूँ और मोलर मास को एमओ लिखने वाला हूँ, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। कि मैं डब्ल्यू भी अगर डब्ल्यू भी दिया होगा तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रेशियो है, रेशियो किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस बोले तो कैपिटल एम, एंड मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, उसी को हम क्या बोलते हैं, इच कॉल, उसी को अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। उसी रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, इच कॉल नंबर ऑफ क्या, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बन जाएगा एन अपॉन में मास अपॉन में क्या, मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला याद करना, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। इसका जो एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जस्ट मोल होता है, इज मोल, जस्ट मोल, एमओएल मोल, ठीक है। तो मास ऑफ गैस अपॉन में मोलर मास ऑफ गैस,
ठीक है। तो मोलर मास जैसे कि ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है अपने को, तो आपको O2 गैस का, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकालना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका डबल 16, तो 2 इंटू 16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 16 होता है। लेकिन आपके पास ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है O2, 1 मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू 16 तो बोले तो 32 क्या होगा, मोलर मास होगा। एक बात याद रखना, मोलर मास। तो आज की बात याद रखना, मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में उस गैस का मास कितना है उस वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की और एक और डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं बोले तो n, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, गैस टू द एवागेड्रो नंबर, टू द क्या बोला मैंने, एवागेड्रोस नंबर, और एवागेड्रोस नंबर होता है Na, याद रखना Na, ठीक है। तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। ईच कॉल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बोलते स्मॉल n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में क्या, एवागेड्रो नंबर, ठीक है, एवागेड्रो नंबर। वेर Na क्या आपको तो पता है, Na क्या होता है, Na की वैल्यू होती है 6.023, 10 का पावर कितना 23, ठीक है। इतने एवागेड्रो नंबर, ये क्या है बताओ, एवागेड्रो, ये क्या है, एवागेड्रो क्या नंबर है, एवागेड्रो नंबर, ये आप लोगों को याद रखना है। तो फिर बताओ 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, तो 1 मोल मतलब n की 1 आना चाहिए, तो 1 कब आएगी, जब n Na के बराबर रहेगा, n Na के बराबर रहेगा मतलब n की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 6.023, 10 का पावर 23, मतलब 1 मोल ऑफ गैस में फॉर किसके लिए, n इक्वल टू 1, मतलब फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस लिख सकते हो, द 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 रहेंगे, तो n की वैल्यू 1 कब आएगी, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, 6.023, 10 का पावर 23 रहेंगे, मतलब द 1 मोल ऑफ गैस कंसिस्ट कितने मॉलिक्यूल, कंसिस्ट कितने 6.023, 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल, कंसिस्ट इतने मॉलिक्यूल कंसिस्ट करेंगे, कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ गैस ने लिखा है, 1 मोल ऑफ गैस क्या कंसिस्ट, 1 मोल ऑफ गैस कंसिस्ट कितने मॉलिक्यूल, कंसिस्ट 6.023, 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल कंसिस्ट करेगी क्या, 1 मोल ऑफ गैस इतने मॉलिक्यूल कंसिडर करेगी, तो यानी कि 6.023, 10 का पावर 23, और इसके जगह भी 6.023, 10 का पावर 23, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, तो 1 मोल ऑफ गैस में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना अच्छे से। फिर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, केबी, तो केबी क्या होता है, जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, तो द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, आपको एक बात स्टार में याद रखना, द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन याद रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज कितनी होती है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38, इनका पावर कितना -23, जो पॉजिटिव 23 होता है वो नेगेटिव 23 होता है, ये 6.023 वो 1.38, 1.3, 10 का पावर कितना -23, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोले तो केबी, जिसको हम केबी बोलते हैं, केबी, तो केबी कितना होता है 1.38, 10 का पावर कितना -23। फिर आपको और एक चीज याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल कांस्टेंट, एवागेड्रो नंबर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आपको याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, आर एन ए एंड के बी, इनमें रिलेशन क्या है, तो आप ऑब्जर्व करोगे, एन ए को के बी से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एन ए को के बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 3. मतलब एन ए को के बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो एन ए को के बी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो एन ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपको पता है एन ए की वैल्यू कितनी है, आपको पता है एन ए की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 6.023, 10 का पावर कितना 23, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.38, 10 का पावर -23 से, ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.314, याद रखना 8.314, जो क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल टू आर के बराबर है, इसका मतलब इन तीनों में रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू एन ए इंटू के बी, ये आज के बाद याद रखना, ओके, ये आज के बाद याद रखना, तो इससे आप आइडियल गैस का इक्वेशन इन टर्म ऑफ केबी के फॉर्म में आप लोग ला सकते हो। आइडियल गैस का इक्वेशन कैसे ला सकते हो, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस जो होगा, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस
तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, बराबर है, एनआरटी। तो आर एन ए क्या है, एन ए इंटू के बी। एन की जगह क्या लिख सकते हो, एन एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, और आर एन ए क्या है, एन ए इंटू क्या, के बी है, और इंटू में क्या, टी। तो एन ए से एन ए कट जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बी इंटू टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इन टर्म ऑफ के बी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब बात करेंगे किसकी, तो एजम्पशन, हम कुछ एजम्पशन मानेंगे कि गैस की काइनेटिक थ्योरी को समझना है तो गैस मोशन में होते हैं, तो गैस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में हमने कुछ एजम्पशन माने हैं। तो एजम्पशन ऑफ क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या, गैस। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन, तो गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। गैस जो होती है, एक रूम के अंदर अगर गैस है तो हम कुछ एजम्पशन मान रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, और उस एजम्पशन के बेसिस पे हम गैस के मॉलिक्यूल के मोशन की बिहेवियर की हम स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जब मूव करते हैं तो उनका मोशन कैसा होता है, उसके बिहेवियर की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल क्या कंसिस्ट करता है, गैस के मॉलिक्यूल ऑफ गैस कंसिस्ट, द गैस कंसिस्ट large number of tiny particle, tiny molecule. Gas consists large number of क्या, large number of क्या, tiny क्या, particle, जिनको अपन क्या बोलेंगे, गैस मॉलिक्यूल बोलेंगे, पार्टिकल। द गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको अपन क्या बोलेंगे, कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल बोलेंगे, कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं परफेक्टली रिजिड होते हैं, परफेक्टली रिजिड, वेटलेस और इलास्टिक भी होते हैं। तो बात कर रहे थे अपन एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, गैस के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल होते हैं जिनको हम गैस के मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब दबाने से दब जाएंगे, और परफेक्टली रिजिड, रिजिड यानी उनका शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते। अब गैस के मॉलिक्यूल इतने टाइनी होते हैं, उनका शेप और साइज चेंज कर ही नहीं सकते। तो परफेक्टली रिजिड, रिजिड किसे बोलते हैं, जिनका शेप और साइज चेंज नहीं होता, ठीक है। और वेटलेस भी होते हैं, गैस का वेट करोगे तो कैसा होगा, निग्लिजिबल, नहीं के बराबर। तो गैस वेटलेस होते हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली, ये परफेक्टली कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, रिजिड भी होते हैं, रिजिड एंड वेटलेस स्फीयर है। वेटलेस कैसे होते हैं, वेटलेस इनका वेट भी नहीं होता है, वेटलेस और स्फीयर हैविंग स्मॉल डायमीटर। वेटलेस कैसे होते हैं, स्फीयर, ओके, एंड स्फेरिकल से भी बोल सकते हो। गैस के मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, वेटलेस होते हैं एंड स्फेरिकल से, वेटलेस भी होते हैं, इसमें एक ही चीज में डाल रहा हूँ, वेटलेस भी होते हैं एंड स्फेरिकल इन शेप, कैसे होते हैं, एंड स्फेरिकल इन क्या शेप, स्फेरिकल शेप, हैविंग वेरी स्मॉल डायमीटर, जिनका डायमीटर कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, हैविंग वेरी स्मॉल डायमीटर। ये बात आप लोगों को याद रखना है, हैविंग स्मॉल डायमीटर। फिर थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है कि भैया गैस मॉलिक्यूल किसके, तो सेम गैस के, कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। सबका मास भी एक जैसा होता है, शेप भी एक जैसा होता है, साइज भी एक जैसा होता है। तो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, सभी मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस। अब सेम गैस बोले तो क्या, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे शेप, साइज और मास में। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल, सबके सब क्या रहेंगे बताओ, आइडेंटिकल रहेंगे। क्या में आइडेंटिकल रहेंगे, आर आइडेंटिकल इन का में शेप में, शेप, ओके, कॉमा साइज एंड क्या पापा, मास, ओके। आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास, सबका मास भी एक जैसा रहेगा। फिर मैंने चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि चौथा पॉइंट क्या है, भैया एक्चुअल जो वैल्यूम है गैस का, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस का जो गैस मॉलिक्यूल का, गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वैल्यूम है वो कैसा होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल को मान लो एक कंटेनर है, ओके। तो मैंने बोला कि एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल वैल्यूम है, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वैल्यूम होता है, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल
इज निग्लिजिबल, निग्लिजिबल एज कंपेयर टू क्या, या बहुत कम होता है। एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कैसा होता है, निग्लिजिबल या नहीं के बराबर होता है। इज वेरी लेस, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस, जो एक्चुअल वैल्यूम है गैस का कैसा होता है, इज वेरी स्मॉल होता है, इज वेरी स्मॉल बोल सकते हो, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्या, गैस मॉलिक्यूल। याद रखना भैया, गैस ये कंटेनर है, ये मेरे पास क्यूबोइडल कंटेनर मान लो, इस कंटेनर में अगर मैं गैस की मॉलिक्यूल रखूं, कोई मॉलिक्यूल इधर, ये पूरे कंटेनर का वैल्यूम क्या किया, ऑक्यूपाई किया। लेकिन जब मैं इनको कंप्रेस करूंगा पूरा, इनका एक्चुअल वैल्यूम जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, निग्लिजिबल रहेगा। तो एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस वो कैसा होता है, गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ये बात आप लोगों को याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द फिफ्थ पॉइंट क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, सो दे आर मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर ऑलवेज, ये हमेशा, आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। कैसे स्टेट में होते हैं, इन स्टेट ऑफ क्या, रैंडम मोशन में होते हैं। कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दैट इज दे मूव इन ऑल, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब रैंडम मोशन में होने की वजह से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दैट इज दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल क्या डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, विथ कैसे, ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, विथ ऑल पॉसिबल क्या वेलोसिटी किसे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसका क्या होता है, ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से, इसी रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ में तो कोलाइड करेंगे, साथ में कंटेनर की वॉल के साथ में भी कोलाइड करेंगे। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन, इसी रैंडम मोशन की वजह से, ड्यू टू दिस क्या, रैंडम मोशन की वजह से दे कोलाइड विथ, ये कोलाइड करेंगे, दे कोलाइड विथ क्या, ईच अदर, एक दूसरे के साथ में तो कोलाइड करेंगे, दे कोलाइड विथ ईच अदर। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ क्या, ईच अदर, आल्सो किसके अंदर, आल्सो विथ वॉल ऑफ कंटेनर, आल्सो विथ क्या, वॉल ऑफ कंटेनर। और ये जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ये उनका मोमेंटम लॉस नहीं होता, उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। तो दिस ओके, देयर इज नो दिस कोलिजन, ये जो कोलिजन होता है, दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली कैसा होता है, इलास्टिक होता है। मतलब जब वो किसी वॉल के साथ में कोलाइड करते हैं तो जिस वेलोसिटी के साथ में कोलाइड करते हैं उसी वेलोसिटी के साथ में वापस आते हैं, मतलब वहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। इसका मतलब वहाँ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है लॉस नहीं होती है, इसलिए उस कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक बोला गया है। तो दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों, ओके, परफेक्टली, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देयर इज क्या, नो लॉस ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। और सेकंड, ये लास्ट पॉइंट मान लो इसको 6-7 नंबर का। तो क्या होगा कि भैया बिटवीन टू सक्सेसफुल कोलिजन, अगर मॉलिक्यूल को कोलिजन करना है तो उनको कुछ स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, और जो पाथ ट्रैवल करेंगे उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। तो बिटवीन टू सक्सेसफुल कोलिजन, बिटवीन क्या, टू सक्सेसफुल कोलिजन molecule travels a straight path between two successive collision। molecules कैसे ट्रैवल करते हैं, molecules travels in straight path, travels in कैसे पाथ में, तो स्ट्रेट पाथ में, और उसी स्ट्रेट पाथ को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, कॉल फ्री पाथ। उसी स्ट्रेट पाथ को क्या बोलते हैं, कॉल फ्री पाथ। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो मैंने ये बताया, इतने सारे एग्जाम्पशन बताए आप लोगों को कि अच्छे से याद करना है कि गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको अपन गैस के मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये गैस मॉलिक्यूल परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, वेटलेस होते हैं और स्फेरिकल इन शेप होते हैं, जिनका वेरी स्मॉल क्या होता है, डायमीटर। और सेम गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज और मास में। एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस कैसा होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वैल्यूम
ऑक्यूपाइड बाय गैस। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में एक दूसरे के, इसीलिए वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। और इसी रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ में तो कोलाइड करेंगे, साथ में कंटिन्यूटी वॉल के साथ में भी कोलाइड करेंगे। और ये जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसका मतलब वहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन करने के लिए वो एक स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करते हैं, और उसी स्ट्रेट पाथ को अपन क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। और ये जो कोलिजन के लिए जो उनको टाइम लगता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू फ्री पाथ ट्रैवल करने के लिए। फ्री पाथ ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कोलिजन। ये भी एक लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, जगह नहीं है, ओके, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।